everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the paper solution of physics full test 7. So without any delay, let's go for the solution. Let's go for question number 1. Match column 1 with column 2. यहाँ पर column 1 में मटेरियल दिया गया है और column 2 में रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दी गई है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी जस्ट लेस देन 1 होता है। जस्ट लेस देन 1 इसका ये मतलब है कि ए का जो 2 ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत हाई होता है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब बी इज रिलेटेड विथ ऑप्शन 3 एंड सी इज रिलेटेड विथ ऑप्शन 1। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है जस्ट ग्रेटर देन 1 होता है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखें तो A2, B3 एंड C1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन C करेक्ट है। Let's go for question number 2. An ideal transformer has ratio 1/4. The ratio of their power is equal to. कोई भी ट्रांसफार्मर है उसके पावर का रेशियो, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड पावर का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:1 होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of list count 0.001 centimeter. The main scale reading is 4 millimeter and 20th division of circular scale match with the reference line. If the screw gauge has a zero error of minus 0.002 centimeter, the correct diameter of the ball is. यहाँ पर स्क्रू गॉज का मेजरमेंट दिया गया है तो यहाँ पर हमें मालूम है जो रीडिंग होती है वो रीडिंग किसके बराबर होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस करेक्शन। मेन स्केल रीडिंग अगर ध्यान से देखें तो 4 मिलीमीटर दे दिया गया है। सो मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर है। इसे सेंटीमीटर में अगर लिखा जाए तो दिस इज 0.4 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 20 है। लिस्ट काउंट हमारा 0.001 इनटू 20। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 0.020 सेंटीमीटर। साथ में करेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जीरो एरर दिया हुआ है वो नेगेटिव है, इसलिए करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूँ ये सारी वैल्यू अगर मैं रख लूँ, रीडिंग मतलब डायमीटर। मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना हो गया? 0.4। सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.02 प्लस यहाँ पर जो करेक्शन हो गया वो हमारा 0.002। इसका ये मतलब है 0.422 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 4. A thermodynamic system containing 2 moles of monoatomic gas is taken through the cycle ABCDA. The heat exchanged by the gas from B to C. B से C की बात की जा रही है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। B से C एक आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका मतलब है वर्क डन हमारा 0 होगा। अगर वर्क डन 0 इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू, हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर हमें डेल्टा यू मिल गया इसका मतलब है डेल्टा क्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो डेल्टा यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा यू निकालने के लिए F/2 NR डेल्टा टी चाहिए। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू व्हाट? NRT। यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ V इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट? NR इंटू डेल्टा टी। प्रेशर चेंज हो रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर भी हमारा चेंज हो रहा है। V इंटू डेल्टा पी अगर निकाल लें तो ये NR डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ NR डेल्टा टी अगर पुट कर दूँ तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया इसका मतलब हीट एक्सचेंज मिल जाएगा। तो पहले V इंटू डेल्टा पी, ध्यान से देखिए V जो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। 400 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब इंटू डेल्टा पी। प्रेशर डिफरेंस B से C के लिए कितना है? 200 किलो पास्कल। 200 किलो पास्कल मतलब 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा जा सकता है NR डेल्टा टी। अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, 50, यहाँ पर एक 60, 10⁻⁻⁶ ये कैंसल आउट तो यहाँ पर कितना बचा? NR डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? 80। इस NR डेल्टा टी 80 को यहाँ पर पुट कर दें तो डेल्टा U हम निकाल सकते हैं। मोनो एटॉमिक गैस की बात की गई है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। सो 3/2 इंटू व्हाट? 80।
इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 120 जूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस हीट एक्सचेंज कितना हो गया 120 जूल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 5. A horizontal force of 10 Newton is applied to a block A as shown in the figure. The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a surface where frictional coefficient is 0.2. The contact force exerted by block A on block B is. इसका मतलब है यहाँ पर आपसे पूछा गया है A B पे कितना नॉर्मल लगा रही है, और आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मल ऑन A ड्यू टू B और नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो किसी एक पे नॉर्मल निकाल लें, वही नॉर्मल दूसरे पे भी लगेगा। तो मैं यहाँ पर पहले ये चेक कर लूँ कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है या चल रहा है। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है या चल रहा है, इसे पता करने के लिए पहले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पता कर ले। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू हमारा 0.2, नॉर्मल हमारा 20, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ये हो जाएगा 0.2 इंटू नॉर्मल दैट इज 30, और ये हो जाएगा हमारा 6 न्यूटन। सो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? दिस इज 10 न्यूटन। ध्यान से देखिए फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है और एक्सटर्नल फोर्स भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसे मूव होने नहीं देगी। इसका मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। इसका मतलब ब्लॉक ए भी रेस्ट पे होगा। ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा 4 न्यूटन है। ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 10 न्यूटन। अगर ब्लॉक ए रेस्ट पे है इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और ये 4 न्यूटन इधर है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा दैट इज 6 न्यूटन। और ये जो फोर्स है दिस इज द नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, और हमें मालूम है नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी एंड नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए दोनों हमारा क्या होगा? सेम। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमें तो यही नॉर्मल कैलकुलेट करना था। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 6. In a single slit diffraction experiment, the monochromatic source is replaced by white light. Then, चाहे वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, जब भी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे व्हाइट फ्रिंज बनता है और उसके चारों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस बनते हैं। सो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. इन द फॉलोइंग सर्किट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें, इस सर्किट को देखें तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये जो ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। 12 और 4 का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर भी 12 और 4 का रेशियो लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ध्यान से देखिए 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 48। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब है 2 माइक्रोफैराड से कोई भी चार्ज पास नहीं करेगी। सो 2 माइक्रोफैराड का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो हमारी सर्किट बनेगी अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो जो हमारी सर्किट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ध्यान से देखें, दिस इज 12 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 12 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। तो अब क्या करें, सी इक्विवेलेंट पता कर लें और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है दैट इज 10 वोल्ट। सी इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो सी इक्विवेलेंट पता करने के लिए 12 एंड 4 इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस पता करें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। इसका मतलब है 3 माइक्रोफैराड। और ध्यान से देखिए ये भी हमारा 12 एंड 4 ये सीरीज में है, इनका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 3 माइक्रोफैराड। और ये दोनों क्या है पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 3 + 3 मतलब ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो कितना है हमारा 10 वोल्ट। इसका मतलब है जो चार्ज होगी वो चार्ज हमारा कितना हो जाएगा C इंटू वी that is 6 into 10 and this is 60 microcoulomb. So according to this which option is correct? Question number 7 का option A correct है। Let's go for question number 8. Consider the following statements 1 and 2 regarding IV characteristic given below and identify the correct option. Statement 1 क्या बोल रहा है, for the LED the IV characteristic lies in 4th quadrant of the given graph. LED फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती है, सिंपल डायोड की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं कि LED के लिए जो IV कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर बोला गया 4th क्वाड्रेंट में IV कैरेक्टरिस्टिक बनेगी।
So statement 1 is incorrect. Let's go for statement 2. For the photodiode, the IV characteristic lies in third quadrant of the given graph. Obviously, यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर फोटोडायोड की बात करें तो फोटोडायोड का जो IV कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है. Have you got my point? So कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है. इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी करेक्ट है. Let's go for question number 9. In question number 9, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square. Its moment of inertia about an axis perpendicular to the rod passing through one of the ends is. यहाँ पर एक रॉड है. इस रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एंड दिस इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे पूछा गया अगर यही एक्सिस अगर एंड से अगर पास कर रही है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी. तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी एंड के अबाउट वो होती है कितना ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. मतलब मुझे ml स्क्वायर बाई 3 चाहिए. ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 की वैल्यू दे दी गई है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 को इधर लेकर चले जाए तो ये हो जाएगा 9600. इसका मतलब ml स्क्वायर बाई 3 हमारा 9600 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है. Let's go for question number 10. A battery of EMF 4 volt is connected to 8 volt as shown in the figure. Then the terminal voltage across 4 volt battery is. यहाँ पर जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है. This is 8 volt, this is 2 ohm, this is 4 volt and this is 2 ohm. This is 2 ohm. अगर ध्यान से देखें पूरे सर्किट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 4 वोल्ट है. यहाँ से यहाँ गए तो दिस इज -4, यहाँ से यहाँ गए दिस इज +8 -4 +8 मतलब कितना 4 वोल्ट. पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है. पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है. सो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 4, दिस इज 1 एम्पियर. और हमें मालूम है, ध्यान से देखिए 8 वोल्ट की जो बैटरी है 4 वोल्ट के रेस्पेक्ट में हाई है. इसका मतलब है करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और ये करंट हमारा कितना है 1 एम्पियर. सो करंट यहाँ से एंटर करेगी. करंट जहाँ पर रेजिस्टिव एलिमेंट में एंटर करती है वो टर्मिनल पॉजिटिव होती है, जहाँ से बाहर निकलती है वो टर्मिनल हमारी नेगेटिव होती है. यहाँ इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखा जाए तो I इंटू आर. आई हमारा 1 एम्पियर है, आर हमारा 2 ओम है. इसका मतलब इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमारा 2 वोल्ट है. अब आपसे पूछा गया है इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस टर्मिनल का नेट पोटेंशियल आप चेक कर लीजिए. तो यहाँ से अगर मैं यहाँ गया तो प्लस से माइनस मतलब -4 वोल्ट, यहाँ से यहाँ गया तो प्लस से माइनस मतलब -2 वोल्ट. इसका मतलब है नेट पोटेंशियल डिफरेंस -4 -2, इसका मतलब है -6 वोल्ट. अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इसका मतलब है नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. Question number 11. An object is placed at 30 cm from a convex lens of focal length 10 cm. Then the location of image from the lens is. Image from the lens मतलब आपसे V के बारे में पूछा गया है कि V कितना होगा. तो V का हमें सिंपल फार्मूला मालूम है. V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ UF डिवाइडेड बाई U प्लस F. यहाँ पर U की बात करें तो यहाँ पर बोला गया 30 सेंटीमीटर पे रखा गया. इसका मतलब U हमारा -30 है. फोकस हमारा कितना हो जाएगा, फोकस हमेशा प्लस होता है +10 डिवाइडेड बाय व्हाट -30 + 10. इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ दिस इज -300 डिवाइडेड बाय -20. इसका मतलब ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज व्हाट 15 सेंटीमीटर. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है. Let's go for question number 12. Match column 1 with column 2. Column 1 में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रही है, और दूसरे में दिया गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी. मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस डेवलप होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा. तो हमें मालूम है वेवलेंथ का जो फार्मूला है ऑर्बिट के टर्म में वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 910, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, इंटू n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर.
अब जो जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लें, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। सो पहले के लिए अगर मैं बोलूँ, ए ऑप्शन के लिए अगर मैं बोलूँ तो जो लेमडा हो जाएगा वो लेमडा क्या लिखा जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 910, ये लिखा जाता है 911 इंटू n1। पहले के लिए n1 हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 माइनस 1, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 910 इंटू 4 डिवाइडेड बाई व्हाट 3। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 121.6 नैनोमीटर। सो इसको अकॉर्डिंग देख लीजिए, ए का यहाँ पर जो कॉलम 2 में ऑप्शन होगा वो 3 है, इसका मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया हमारा 3। बी के लिए देखते हैं, यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू फिर से वही लिखा जाएगा 910 इंटू n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n1 हमारा 2 है, इसका मतलब 4, n2 स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 दैट इज यहाँ पर लिखा जाएगा 5। क्लियर है। अब अगर इसका कैलकुलेशन करें तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर आएगा वो आता है 656 नैनोमीटर। सो ध्यान से देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ बी का ऑप्शन 1 करेक्ट है। कॉलम 2 में जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है 1 है। सी के लिए देख लें, लेमडा इज इक्वल टू फिर से 910 इंटू वट n1 स्क्वायर, यहाँ पर n1 हमारा 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई वट 16 माइनस 9 दैट इज 7। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आती है 1875 नैनोमीटर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और मैच कर ले यहाँ पर, तो ए के लिए क्या है 3 है, बी के लिए क्या है हमारा 1 है, सी के लिए क्या है 4 है। तो ए के लिए 3 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 4 है, तो डी के लिए ऑब्वियसली 2 होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर नॉट गेट दिया गया है, यहाँ पर भी नॉट गेट है, और इस नॉट गेट का जो इनपुट है वो नॉर गेट में प्रोवाइड किया गया है। ध्यान से देखें, अगर ये A है, ये हमारा B है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज A बार एंड दिस इज B बार। इसका आउटपुट क्या लिखा जाएगा A बार प्लस B बार का बार। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अगर मैं लगा लूँ, दिस इज द आउटपुट, अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगा लूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि A बार विथ बार डॉट B बार के ऊपर बार, इसका मतलब है दिस इज A एंड दिस इज B, A डॉट B। तो हमें ये मालूम है ये एंड के लिए होता है, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 14. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion में बोला जा रहा है according to Bohr's hydrogen model, electron revolves around nucleus in fixed circular orbit with uniform speed. And reason में बोला जा रहा है the electrostatic force between nucleus and electron provides the needed centripetal force. बोर के अकॉर्डिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रही होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, इसका मतलब है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है। अगर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रही है, इसका मतलब है वहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा, और हमेशा न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 15. Read the following statements. In a uniform circular motion, the acceleration of the particle is constant. नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा होता है, तो अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। सो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा जीरो है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। हमें मालूम है जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 15 का बी और सी करेक्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
Let's go for the next question. Let's go for question number 16. A particle of mass 4 kg starts from rest and moves along x-axis. At any instant of time t, the acceleration of the particle is a, where t is in second and the power delivered to the particle at t is equal to 1 second. पावर पूछा गया है, इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो पावर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखें, एक ही एक्सिस पे अगर पार्टिकल चल रही है मतलब रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, FV cos 0। इसका मतलब अगर मुझे फोर्स पता चल जाए, वेलोसिटी पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 4 kg है और एक्सेलरेशन दे दिया गया है दैट इज t टू द पावर 3। सो दिस इज द फोर्स। एक्सेलरेशन दे दिया गया है, वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। a हमारा कितना है, t टू द पावर 3 इंटू dt। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी टाइम पे हमारी ये हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं रख दूं तो पावर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ फोर्स हमारा कितना है 4t टू द पावर 3। वेलोसिटी हमारी कितनी है, t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब है t टू द पावर 7, मतलब पावर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t टू द पावर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना पावर होगा। सो t के जगह पर 1 रख ले, 1 टू द पावर 7। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 वाट। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 17. A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to capital T in a uniform magnetic field B. Now the bar magnet is broken into two equal halves having length similar to original and one piece is made to oscillate freely in a field which is twice of the initial time period of oscillation of this piece is equal to। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक मैग्नेट है, उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका लेंथ सेम है। इसका मतलब उसे एक्सियली डिवाइड किया गया होगा। अगर एक्सियली डिवाइड किया गया तो एरिया आधी हो जाएगी। एरिया आधी हो गई तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, दैट इज m/2। लेंथ में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एक पार्ट का, वो लिखा जाएगा ml डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ml था तो इनिशियल डाइपोल मोमेंट की आधी हो जाएगी, दैट इज m/2। क्लियर है। सिंस ध्यान से देखें, अगर लेंथ आधी कर यहाँ पर सॉरी इसे आधा कर दिया गया, इसका मतलब इसका मास आधा हो गया होगा। मास आधा हो गया, इसका मतलब नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी आधी हो जाएगी। इसका मतलब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I था तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे पार्ट का क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो डबल कर दिया गया है ये। तो आपसे बोला गया बताओ एक पार्ट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई MB। ये टाइम पीरियड है, इनिशियल टाइम पीरियड ये था। अब यहाँ पर फाइनल टाइम पीरियड की बात करें या फिर न्यू टाइम पीरियड की बात करें तो T डैश इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट I डैश डिवाइडेड बाई M डैश इंटू B डैश। I डैश की जगह पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, I डैश को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I डिवाइडेड बाई 2, M डैश को लिख सकता हूँ M डिवाइडेड बाई 2 और मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकता हूँ 2B। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इस 2 को स्क्वायर रूट से बाहर कर लें तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू वट 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई MB। और ये हमारा इनिशियल टाइम पीरियड है, इसका मतलब है T डैश जो न्यू टाइम पीरियड होगा T डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 18. A thin spherical cell of radius r is uniformly charged to 9 volt. The potential difference between 2 points A and B as shown in the figure. यहाँ पर क्या बोला गया है, एक थिन सेल है जिसका रेडियस बोल दिया गया r है, तो ऑब्वियसली सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो क्या लिखा जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई r, और ये पोटेंशियल दे दिया गया है 9 वोल्ट। अब बोला गया एक पॉइंट A है यहाँ पे जिसका डिस्टेंस सेंटर से r/2 है और दूसरा पॉइंट B है जिसका यहाँ से डिस्टेंस दे दिया गया है r/2। ऑब्वियसली जो सरफेस का पोटेंशियल होता है और अंदर का किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस, दिस इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई r एंड दिस इज 9 वोल्ट। किसी B पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है जो बाहर आउटसाइड द सेल है, उसका पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई
r, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सेंटर से ये r कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमारी r है, ये r/2 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ kq डिवाइडेड बाय 3r/2, इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 3r। अब हमें मालूम है kq डिवाइडेड बाय r कितना है, kq डिवाइडेड बाय r तो 9 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9, इसका मतलब ये हो गया हमारा 6 वोल्ट। अब बोला गया है VA और VB जो पोटेंशियल है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये 9 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 19. Two bodies A and B of the same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A was moving with kinetic energy K1 while body B was at rest. Before collision, the kinetic energy of the system after collision is K2. The ratio of K2 and K1 is. Question number 19. यहाँ पर inelastic collision है और one-dimensional collision है। इसका मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर दिया गया है जिसका मास m है, सपोज इसकी स्पीड हमारी v है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, तो यहाँ पर इस पार्टिकल का भी मास m है और ये इनिशियली रेस्ट पे है। इनइलास्टिक कोलिजन है तो टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, इस वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर v डैश बोल दिया, इसका मास हमारा 2m है। टकराने के पहले इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी K1 है और K1 कितना लिखा जाएगा, हाफ mv²। टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो K2 होगी। K2 पता करने के लिए हमें v डैश पता करना पड़ेगा और v डैश के लिए मोमेंटम कंजर्व यहाँ पर कर लें, तो इनिशियल मोमेंटम हमारी कितनी है mv है, फाइनल मोमेंटम कितनी है 2mv डैश है, m से m यहाँ पर कैंसिल, मतलब v डैश इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ v डिवाइडेड बाई 2। So K2 is equal to, that is the final kinetic energy of the system, half mv square, और m हमारा जो है that is 2m, v dash square इसका मतलब v square डिवाइडेड बाई 4 लिखा जा सकता है, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू वट, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर हमारा क्या था, K1 था, इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ K2 इज इक्वल टू वट, हाफ K1। सो K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/2, इसका मतलब 1:2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। द क्वांटिटी विच हैज द सेम डायमेंशन दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन इन चार में से किसी एक के डायमेंशन के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन तो पहले मालूम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है दैट इज ml² t⁻⁻1। प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो प्लांक कांस्टेंट का जो फार्मूला लिखा जा सकता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यू लिखा जा सकता है। एनर्जी का जो डायमेंशन है दैट इज हाउ मच, ml² t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय न्यू दैट इज t⁻⁻1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ml² t⁻⁻1। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्लियरली दिख रहा है जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 21. Two blocks of equal mass m are whirled in a horizontal plane by means of a light strings of equal length L with angular speed was shown. If the tension in the strings are T1 and T2 respectively, then T1 divided by T2 is equal to। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास m है, यहाँ पर एक दूसरा बॉब है जिसका मास m है। इस पॉइंट के अबाउट इसे ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से मूव कराएगा। इसका मतलब है कांस्टेंट ओमेगा है। कांस्टेंट ओमेगा मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब हर पार्टिकल हर बॉब पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप होगी। यहाँ का जो टेंशन दे दिया गया है दैट इज T2। अगर ये T2 है तो यहाँ पर भी क्या डेवलप होगा, T2। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो हमारा T1 होगा। ये जो लेंथ दिया गया है यहाँ से यहाँ का लेंथ L है, यहाँ से यहाँ का लेंथ भी हमारा L है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस बॉब पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता कर लें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा² इंटू r। ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा, तो ओमेगा² इंटू r, और जो r है वो कितना हो जाएगा 2L। इसका मतलब है 2 ओमेगा² इंटू L। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन ये है, इसका मतलब है नेट फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमारा T2 है, मास हमारा m है और एक्सेलरेशन ये है दैट इज 2 ओमेगा² L। सो T2 इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले बॉब की बात करूं, इस वाले बॉब की बात करूं, तो इधर जो टेंशन लग रहा है वो T2 है, इधर जो टेंशन लग रहा है वो T1 है। और इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा² इंटू r, इसका जो रेडियस है वो हमारा L है।
तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। सिंस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये इधर है, इसका मतलब है T1 T2 से बड़ी है, तो मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। T2 हमें पहले से मालूम है, सो T1 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस T2, और T2 हमारा ये है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3m ओमेगा स्क्वायर एल। हमें क्वेश्चन में निकालना था T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 डिवाइडेड बाई T2 अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो m ओमेगा स्क्वायर एल से m ओमेगा स्क्वायर एल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 2। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 22. An alpha particle is projected along positive y-axis. Magnetic field is present along positive z-axis. Then unit vector of initial acceleration of the particle is along. Unit vector of initial acceleration पूछा गया, इसका मतलब unit vector of initial force पूछा गया। तो force का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पहले से मालूम है। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। सो V क्रॉस B के डायरेक्शन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखें, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो y एक्सिस के अलोंग है, दिस इज y, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलोंग है। z एक्सिस को मैं अगर बाहर बोल दूं तो ध्यान से देखिए, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, x y, और ये हमारा z। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन जो होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब है फोर्स का डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग, तो यूनिट वेक्टर होगी x एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 23. A wire of length L and resistance R is stretched to 4 times of its length. It is now divided in 4 equal parts and all 4 parts are connected in parallel between 2 terminals. The equivalent resistance of the combination will be. आप सभी को मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगी। यहाँ पर लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 16R हो जाएगा। अब बोला गया है इन 16R को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R हो जाएगा, और सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब दिस इज 4R, दिस इज 4R, दिस इज 4R एंड दिस इज 4R। अब इसका R इक्विवेलेंट पूछा गया, सो R इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा? अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, सेम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट R by n. So 4 equal resistances of 4R are connected in parallel, so R equivalent is equal to what? 4R divided by 4, and this is equal to what? R. According to this, which option is correct? 23 का option D correct है। Let's go for question number 24. A block of mass M is floating in a container filled with water and density of the block is 0.8 gram per centimeter cube. The percentage of volume of block that is outside water is. एक ब्लॉक है जिसे वाटर में सबमर्ज किया गया है, तो हमें मालूम है वॉल्यूम सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक दे दिया गया है, दैट इज 0.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है पहले से कितना होता है? 1। इसका मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? 0.8। परसेंटेज में बोले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 100 इज इक्वल टू व्हाट? 80%। इसका मतलब 80% वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। अगर 80% वॉल्यूम सबमर्ज्ड है तो बाहर, वाटर के बाहर कितना वॉल्यूम होगा? तो 20%। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 25. The space between the plates of a parallel plate capacitor is filled with dielectric while the plates remain connected to the battery. Then जहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिचुएशन ये है कि मान लिया जाए पहले इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज हमारी V है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चार्ज होगा, इनिशियली जो चार्ज है वो C इंटू वी होगी। इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो होगी वो हाफ CV² होगी। लेकिन बोल दिया गया है फाइनली कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर ध्यान से देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट कर दिया गया है और बैटरी अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगी, लेकिन जो कैपेसिटेंस होगी, जो नया कैपेसिटेंस होगा जिसे C' मैं बोल सकता हूँ, दैट इज K इंटू C। इसका मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, न्यू कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है Q' इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ C'
इंटू वी डैश, लेकिन वी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये लिख लें वी, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ के सी वी। सो नया चार्ज हमारा कितना है के सी वी। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, सी हमारा के सी हो गया और वी स्क्वायर, वी तो एज इट इज है, इसका मतलब के इंटू वट हाफ सी वी स्क्वायर। इसका मतलब है एनर्जी भी हमारी बढ़ गई, चार्ज भी हमारा बढ़ गया और कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, ऑब्वियसली पहला ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, नहीं, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस भी बढ़ रही है। सो ए सी तो करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, सिंस चार्ज बढ़ गई है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज बढ़ गई तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज विल बी इंक्रीज्ड, तो ये हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज, रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, चार्ज टू वोल्टेज मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है, इसका मतलब है ये ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन वो डिक्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए सी डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 26. A metallic bar having coefficient of thermal expansion 10 to the power -5 per degree Celsius, length 1 meter, area of cross section 10 to the power -4 meter square is heated from 100 degree Celsius to 200 degree Celsius without allowing it to expand if compressive force developed in the bar is 100 into 10 to the power 3 Newton, then Young's modulus of the bar is। कंप्रेसिव फोर्स का जो फार्मूला है वो आप सभी को मालूम है, दैट इज वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स डिवाइडेड बाय ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। जो चीज़ दिया हुआ है वो सारी वैल्यू यहाँ पर रख ले। यहाँ पर 100 इंटू 10 टू द पावर 3 फोर्स दे दिया गया है, डिवाइडेड बाय एरिया जो दे दिया गया है दैट इज 10 टू द पावर -4, थर्मल एक्सपेंशन का जो कॉफिशिएंट दे दिया गया है दैट इज 10 टू द पावर -5, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू पावर 2 से ये 10 टू पावर 2 टाइम में ये कैंसिल, इसका मतलब है मैं ये बोल सकता 10 टू पावर 3, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर 4, ये ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 27. A 100 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC source. The peak current in the circuit is nearly। यहाँ पर जो 220 वोल्ट दिया गया है साइन या कोसाइन के टर्म में नहीं दिया गया है, इसका ये मतलब है ये हमारा RMS वोल्टेज दे दिया गया है, इसका मतलब VRMS जो दिया गया है, VRMS जो दिया गया है दैट इज 220 वोल्ट। तो यहाँ पर IRMS क्या लिखा जा सकता है, IRMS इज इक्वल टू व्हाट VRMS डिवाइडेड बाय XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। VRMS हमारा कितना है 220, XL को मैं बोल सकता हूँ 2 पाई FL, 2 इंटू पाई, पाई को लिखा जा सकता है 22 डिवाइडेड बाई 7 F50। L की बात करें 100 मिली हेनरी, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -3। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 है, यहाँ 10 टू पावर -3 है, तो मैं ये 10 अगर ले लूँ तो ये हमारा 10 टू द पावर -3 ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 इंटू 2 ये हमारा 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 7 एम्पियर। लेकिन ये जो मिल रहा है दिस इज IRMS एंड IRMS को हम लोग क्या लिख सकते हैं I मैक्सिमम और I पिक डिवाइडेड बाई √2, इसका मतलब I मैक्सिमम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 7√2 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 28. The velocity time plot of a body moving along a straight line is shown below. The position time graph that best suits this motion is। यहाँ पर VT ग्राफ दे दिया गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग XT ग्राफ क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए 0 से 2 सेकेंड तक अगर देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और साथ में वेलोसिटी का जो स्लोप है, VT ग्राफ का जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है। स्लोप A बताता है, A मतलब एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखें 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ V पॉजिटिव है मतलब V ग्रेटर देन 0 है, A ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो A है वो एक्सेलरेशन है। तो XT ग्राफ में जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए 2 से 4 सेकेंड की बात करें तो 2 से 4 सेकेंड में VT ग्राफ में ये जो स्लोप है वो स्लोप हमारा 0 है। स्लोप अगर 0 है, स्लोप 0 मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ में एक स्लोप की जरूरत पड़ती है, तो एक कांस्टेंट स्लोप। क्लियर है। उसके बाद अगर ध्यान से देखें 4 से आगे अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 सेकेंड से आगे ये जो है ये हमारा वीटी ग्राफ है, लेकिन इस बार स्लोप हमारा नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब, ए हमारा नेगेटिव है, मतलब v ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है इसका मतलब एक्सटी ग्राफ में जो पैराबोलिक ग्राफ होगा उसका स्लोप डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करेगा तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारा रिटार्डेशन होगा। इसका ये मतलब है ये हमारा एक्सटी ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है। Let's go for the next question. Let's go for question number 29. The energy required to shift a satellite of mass m from its orbit of radius 2r to orbit 3r is. हमें मालूम है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रही होती है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी होती है -gmm डिवाइडेड बाई 2r। ये लिख सकते हैं। अगर r रेडियस के ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो ये होगा। अब बोला गया कि कोई सैटेलाइट 2r ऑर्बिट से 3r ऑर्बिट में जानी है तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले इनिशियल एनर्जी देख लें। इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gmm डिवाइडेड बाई 2r, और r के जगह पर 2r है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 4r। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3r ऑर्बिट में जाना है, 3r के रेडियस वाले ऑर्बिट में जाना है, इसका मतलब ये हो जाएगा -gmm डिवाइडेड बाई व्हाट 6r। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा gmm डिवाइडेड बाई 4r माइनस व्हाट gmm डिवाइडेड बाई 6r। यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं gmm डिवाइडेड बाई r, कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं LCM ले लूँ तो 1/4 माइनस 1/6, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट करें तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया gmm डिवाइडेड बाई 12r। मतलब इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी 2r ऑर्बिट से 3r ऑर्बिट में ले जाने के लिए। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 30. A charged particle Q1 is at position this. The electrostatic force on another charged particle Q2 at this due to Q1 is. तो यहाँ पर कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया है एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है जिसका कोऑर्डिनेट बोल दिया गया 0,0,0। ये चार्ज पार्टिकल हमारा 2 है और एक चार्ज पार्टिकल हमारा Q1 है जो कहाँ पे है 2,2,1 पे। क्लियर। अब यहाँ पर बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल 2 पे 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर कुलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करें तो फोर्स का जो फार्मूला हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का जो फार्मूला हो गया KQ1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r⁻³ इंटू r वेक्टर। क्लियर है। और r वेक्टर यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द r वेक्टर। r वेक्टर कहाँ से कहाँ, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ फाइनल ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो r वेक्टर जो लिखा जाएगा वो r वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखें। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या हो गया, -2i कैप -2j कैप -k कैप, ये लिखा जा सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा 4 + 4 + 1। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 4πε0। 4πε0 यहाँ पर Q1 इंटू Q2 है डिवाइडेड बाई r का पावर 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 27 इंटू r वेक्टर दैट इज -2i कैप -2j कैप -k कैप, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है 27 इंटू 4 108। सो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। क्लियर है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज Q, अनदर चार्ज इज कैरिड फ्रॉम A to B, A to C, A to D, A to E as shown in the figure. The work done will be Q is placed at the center of the circle. क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, एक चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा गया है और हमें मालूम है कि सेंटर पे रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से है ना, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाया गया, दूसरे चार्ज पार्टिकल उसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाया गया, यहाँ से यहाँ लाया गया और
यहाँ से यहाँ लाया गया। इस 4 केस में आपसे बोला गया किसका वर्क डन ज़्यादा होगा और कितना होगा। लेट्स सी, हमें ये मालूम है ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल या सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब वर्क डन 0। सरकमफ्रेंस ध्यान से देखें, A B C D E ये सारे जो पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट का क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब है A से B जाए, A से C जाए, A से D जाए, A से E जाए, सारे के केस में नेट वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 31 का D करेक्ट है। Let's go for question number 32. A uniform rod of mass m, length L is hanging vertically at one end as shown in the figure. A bullet of mass m/2 fired with velocity v strikes the rod in the middle and sticks to it. Then angular velocity about the hinge just after being hit. यहाँ पर एक रॉड दे दिया गया है जिसका मास बोल दिया गया है m kg और लेंथ बोल दिया गया है L। इस पॉइंट के अबाउट इसे हिंज कर दिया गया है, दिस इज पॉइंट O। एक बुलेट है जिसका मास यहाँ पर दे दिया गया है m/2 जो v वेलोसिटी से जा रही है और इसे स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद ये जो बुलेट है इसके साथ चिपक गई है। चिपकने के बाद आपसे बोला गया इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे जब हिट कर रही है तो उस समय कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जब हिट कर रही है तो ध्यान से देखें, एक इम्पल्सिव फोर्स इस बुलेट पे इधर लगेगा, एक इम्पल्सिव फोर्स इस रॉड पे इधर लगेगा। उन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और साथ में इस पॉइंट पे एक हिंज रिएक्शन लगेगा, दैट इज नॉर्मल। अगर ओ पॉइंट के अबाउट देखें तो इस फोर्स का टॉर्क ऐसा है, इस फोर्स का टॉर्क ऐसा है। इसका मतलब ओ पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का नेट टॉर्क 0 है और इस हिंज रिएक्शन की वजह से ओ पॉइंट का टॉर्क भी हमारा 0 है। इसका ये मतलब है ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0। अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इज कंजर्व्ड। अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इज कंजर्व्ड तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर हिटिंग द रॉड एंड एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर हिटिंग द रॉड। तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर हिटिंग द रॉड क्या होगा, mvr, क्योंकि पार्टिकल है तो m/2 इंटू v इंटू r। ध्यान से देखें, इस पॉइंट से इस वेलोसिटी लाइन ऑफ मोशन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, l/2। सो दिस इज l/2। फाइनली अगर ध्यान से देखें हिट करने के बाद ये दोनों ध्यान से देखेंगे ये रोटेट करने लगेगी। तो रोटेट करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा जाएगा I इंटू ओमेगा। अब I पता कर लें तो रॉड के लिए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट इज ml² डिवाइडेड बाई 3। और इस पार्टिकल के लिए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट इज m/2। इसका मास हमारा m/2 है इंटू व्हाट, l/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हर जगह पर m है, सो m से m यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचा VL डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर क्या हो गया l² डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर बच रहा है l² डिवाइडेड बाई 8 इंटू व्हाट, ओमेगा। अगर यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 11l², मतलब VL डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11l² डिवाइडेड बाई 24। 4 से ये 6 टाइम में कैंसिल, L से ये L कैंसिल, यहाँ पर ओमेगा है, सो ओमेगा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6V डिवाइडेड बाई 11L। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, omega is equal to 6V divided by 11L. Let's see the option. So according to this question number 32 का option B correct है। Let's go for the next question. Let's go for question number 33. After refraction through concave lens, plane wavefront becomes. ध्यान से देखिए, मान लिया जाए हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, ये कुछ है इस तरीके से, एक कॉन्केव लेंस है। अगर प्लेनर वेव फ्रंट है तो जो रे होगी वो ऐसे जा रही होगी, ये रे है, इस पे जो वेव फ्रंट है वो हमारा प्लेनर वेव फ्रंट है। ये पैरेलल रे जो होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी इस डायरेक्शन में। अब इस डाइवर्जिंग रे का जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि रे के परपेंडिकुलर हमारा वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट आपको दिख रहा है ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 34. A capacitor is connected to a battery. The force of attraction between the plates when the separation between them is half. क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं तो एक कैपेसिटर प्लेट है, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है और ये बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड है।
इसका कैपेसिटेंस हमारा C है। तो हमें मालूम है कैपेसिटर प्लेट पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, प्लेट का एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं तो एरिया चेंज नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि इनके बीच का सेपरेशन अगर कम कर दिया जाए, सेपरेशन कम करने से क्या होगा, सेपरेशन अगर कम कर देंगे तो डिस्टेंस आधी अगर कर रहे हैं, सेपरेशन अगर आधी कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस 2 टाइम्स है और वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है तो चार्ज भी ध्यान से देखें 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू सी भी होता है, कैपेसिटेंस 2 टाइम हो गया तो चार्ज भी हमारा डबल हो गया। तो सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो चार्ज पर यूनिट एरिया है, अगर चार्ज 2 टाइम्स हो गया इसका मतलब है सिग्मा भी 2 टाइम्स हो गया। अगर सिग्मा 2 टाइम्स हो गया इसका मतलब फोर्स कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्स हमारा कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 35। A rod of length 50 cm is moving at a speed of 10 meter per second in a magnetic field of a strength 0.4 Tesla. The EMF induced in the rod will be। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेंथ भी दे दिया गया, वेलोसिटी भी दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया गया, लेकिन इन तीनों पैरामीटर के बीच का एंगल मिसिंग है। अगर एंगल मिसिंग है तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 वोल्ट बैटरी इज, यहाँ पर 4 वोल्ट बैटरी है, इसके थ्रू करंट आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर एक 6 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ये हमारा 2 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट एंड दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 1 ओम। आपसे ये पूछा गया है यहाँ से करंट कितना पास करेगी 4 वोल्ट से। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 0 है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो आपको ये मालूम है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अगर ये 4 है और ध्यान से देखें 4 लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है और हायर टर्मिनल हमारा 6 वोल्ट है, इसका मतलब है यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमारा 10 वोल्ट होगा। 4 + 6 = 10। अब ध्यान से देखें 4 से ये हायर टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखें मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है। यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 4 है, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट जो जाएगी दैट इज 2/4, इसका मतलब है 0.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से करंट आ रही है 0.5 एम्पियर। यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर जो करंट जाएगी दैट इज 10/4 दैट इज 2.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से 2.5 एम्पियर जा रही है, यहाँ से 0.5 एम्पियर जा रही है, तो यही बात है। यहाँ पर KCL लगा सकते हैं। सो दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 36 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37। If kinetic energy of electron in first orbit of hydrogen atom is k, then potential energy of an electron in first orbit of singly ionized helium atom is। तो हमें पहले से मालूम है total energy is equal to potential energy divided by 2 is equal to -k। इसका मतलब है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना लिखा जाएगा, -2k काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। और हमें मालूम है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए जो एनर्जी होगी वो हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर एनर्जी 4 टाइम्स हो गई इसका मतलब है पहले से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी -2 के बराबर है तो हीलियम आयोनाइज्ड एटम के लिए, सिंगली आयोनाइज्ड एटम के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 टाइम्स हो गई मतलब कितना हो जाएगा, -8k। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो गया, 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। A particle is executing SHM along x-axis with origin as the mean position if velocity of the particle is related with position x as 9va² is equal to 36 - x², then time period of the oscillation will be। यहाँ पर velocity एंड पोजीशन के बीच का एक रिलेशन दे दिया गया है, उससे हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो 9va²
इज इक्वल टू व्हाट 36 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 9 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वी स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और सभी को मालूम है v का जो इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। तो अगर ध्यान से देखें ओमेगा के जगह पर यहाँ पर कितना है 1/3 है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/3 और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट 6 पाई सेकेंड। ये हमारा आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 39. A man swims across a river with a speed of 3 km per hour in still water, while a boat goes upstream with a speed 4 km per hour in still water. The speed and direction in which the man appeared to the boatman if the speed of flowing water is 1 km per hour. ध्यान से सुने, यहाँ पर बोला गया दोनों की जो स्पीड दे दी गई है, मैन की और बोट की जो स्पीड दे दी गई स्टिल वाटर में 3 km per hour एंड 4 km per hour। अगर मैं रिवर को रेस्ट पे मान लूँ तो ये चीज लिखी जा सकती है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 3 km per hour एंड वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 4 km per hour। ये तब लिखी जा सकती है जब रिवर को हम लोग क्या मान लेंगे रेस्ट पे। तो मान लेते हैं यहाँ पर रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, मान लेते हैं, क्लियर है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को मैं ये मान लूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है दैट इज 3 km per hour। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अप स्ट्रीम में जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हमारा कितना है 4 km per hour। ये लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, इसे हमने रेस्ट पे माना है तब ये हमने लिखा। अब इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख ले। वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू, यही पूछा गया है, मैन किस डायरेक्शन में जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू बोट। So velocity of man with respect to river minus velocity of boat with respect to river. Velocity of man with respect to river को j के टर्म में लिखा जा सकता है, this is 3j cap minus velocity of boat with respect to river, तो ये माइनस i cap के टर्म में लिखा जा सकता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस, तो माइनस 4i cap माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so this is 4i cap। अगर मैं अब इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ, इस वाले को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो this is 4 and this is 3। तो ये अगर मैं बोलूँ तो दिस इज द नेट स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 km per hour। ये एंगल अगर कैलकुलेट कर लें तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 37 डिग्री। मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब है मैन की स्पीड बोट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी 5 km per hour और एंगल कितना है 37 डिग्री। रिवर फ्लो से 37 डिग्री एंगल पे है, तो इनमें से कोई 13 12 ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेट्स गो फॉर द अनदर ऑप्शन। ये क्या है 5 km per hour एंड 37 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। सो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग टर्न डेंसिटी ऑफ 1000 टर्न्स पर मीटर। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपको दे दिया गया है दैट इज 1000, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm in its coil, its ends are connected to a source volt of 1 kilovolt। मतलब वोल्टेज दे दिया गया है 1 kilovolt, मतलब 1 into 10 to the power 3 volt। The maximum value of magnetic field at its center। सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट इंटू एन आई। इसका मतलब हमें आई चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई इंटू 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया गया दैट इज 1000 10 to the power 3। करंट यहाँ पर करंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा 10 to the power 3 है, रेजिस्टेंस हमारा 10 to the power 2 है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ पर 10 to the power 3 10 to the power 3 10 to the power 6 हो गया, 10 to the power 6 और यहाँ पर बचा 10 to the power -1। ये 10 to the power 2 ऊपर चली जाएगी तो 10 to the power -3 हो जाएगा। इसका मतलब 4 पाई इंटू 10 to the power -3 टेस्ला। 10 to the power -3 इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 पाई मिली टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज व्हाट 4 पाई मिली टेस्ला। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41। द यूनिट जूल ओम पर सेकेंड वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर दे दिया गया है जूल ओम वोल्ट सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होती है? जूल पर सेकेंड हमारा पावर होता है। वोल्ट पर ओम क्या होता है? करंट होता है।
पावर को मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इनटू करंट डिवाइडेड बाय करंट, करंट से करंट कैंसिल, मतलब ये वोल्टेज आ जाएगा, इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। सो 41 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 42. A particle moves along a straight line such that its displacement from the origin varies with time t as x is equal to sin t minus root 3 cos t. Here x is in meters and t is in seconds. Then the instant when it crosses the origin for the first time is. क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया कि पार्टिकल जब ओरिजिन को क्रॉस करती है उस समय टाइम क्या होगा। ओरिजिन को क्रॉस कर रही है मतलब x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब है sin t माइनस रूट 3 cos t इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 10t इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रूट 3। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/3 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस 42 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 43. A square shaped wire frame of side length r is floating on the surface of liquid of surface tension s. The force required to just pull out the frame from the liquid is. हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम को लिक्विड के सरफेस से बाहर निकालना है। तो अगर मैं स्क्वायर का एक साइड अगर देखूं तो उसका लेंथ हमारा r है, तो उस पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो लगेगा एक साइड में SR, दूसरे साइड में SR, मतलब 2SR। तो एक साइड पे अगर मैं बोलूं, स्क्वायर के एक साइड लेंथ पे अगर मैं बोलूं तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो 2SR है, तो ऐसे 4 साइड हो गए। इसका मतलब है कितना, 8SR। तो बाहर निकालने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 8SR। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 45. A force of magnitude F is applied at an angle theta from horizontal on the free end of the cylindrical bar as shown. The shear stress developed at the given cross sectional area A will be. आपसे पूछा गया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। शेयर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा फोर्स F है, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट, एंड ये वाला कंपोनेंट होगा, दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल फोर्स हो गई F sin थीटा। F sin थीटा डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे हम लोग बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस। तो F sin थीटा डिवाइडेड बाय A। सो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 45. An ideal gas is compressed to half of its initial volume through different process. Starting from same initial state, which of the following process results in the maximum work done on the gas? मान लिया जाए अगर मैं इसका PV ग्राफ ड्रॉ करूं, ये हमारा P है और ये हमारा V है। अगर मैं बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो हमारा 0 है। मान लेते हैं यहाँ पर V वॉल्यूम से कंप्रेस करके इसे V/2 वॉल्यूम तक लेकर चले गए। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये प्रोसेस का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये आइसोथर्मल और ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं बोलूं कि तीनों के लिए एरिया अंडर द कर्व किसका सबसे ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा एडियाबैटिक प्रोसेस का है। इसका मतलब इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। सो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो 45 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम बहुत अच्छा दिया होगा। जो क्वेश्चन का लेवल था वो मैं बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट था, मैं टफ तो नहीं बोल सकता।